तिवारी। बिहार में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में हरियाणा फाइल्स खोलकर सियासी बहस को गरमा दिया है, जिसमें उन्होंने हरियाणा की वोटर लिस्ट में 25 लाख से अधिक फर्जी वोटर होने का दावा किया। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान ये पाया है कि हरियाणा की 2 करोड़ आबादी में हर 8वां वोट फर्जी हो सकता है और इसमें डुप्लीकेट वोटर्स, गलत पते, एक ही घर पर दर्ज हजारों वोट और धुंधली तस्वीरें जो है वो शामिल हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस जब ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और पोस्टल बैलेट में आगे थी तो नतीजों में हार कैसे हुई और इस हार को वोट चोरी से जोड़ने की कोशिश की। चुनाव आयोग ने बिना नाम लिए सफाई दी है और वोटर लिस्ट की प्रक्रिया में बीएलओ, एआरओ, सीओ से लेकर एजेंटों की जिम्मेदारी गिनाई है। लेकिन राहुल का आरोप है कि आयोग जानबूझकर गड़बड़ियों को नजरअंदाज कर रहा है। बिहार में वोटिंग के पहले फेज की कल वोटिंग होनी और इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। तो वहीं राहुल गांधी ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया, जिसमें राहुल गांधी ने बताया कि कैसे वोट डिलीट किए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 1 घंटे 20 मिनट की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने कथित एच फाइल्स का हवाला देते हुए एक मिस्ट्री गर्ल की भी जो तस्वीर है वो दिखाई है। इसी के चलते बताना चाहेंगे कि राहुल के मुताबिक इस महिला ने हरियाणा में 22 बार वोट डाला है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? Can anyone try? Where is she from? Try. Give me some guesses. कहाँ की लगती हैं? Anybody? Goa? Maharashtra? North? Is she from Haryana? You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names: Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this, and why I'm opening with this slide, go back please. Why I'm opening with this slide is because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. That somebody fed this lady into the electoral list at a centralized level, not at the booth level. 5 categories. Duplicate voters, 5,21,000. Invalid addresses, 93,000. Bulk voters, 19 lakhs. And notice that we've left those 2 empty, misuse of Form 6 and Form 7. The reason is that the EC now no longer allows us to access it. After Madhepura, where we accessed Form 6, they have stopped it, right? So we cannot give you the numbers of deletion and addition. We estimate that at least in Mahadevapura, misuse of Form 6 was about 30% of the total malpractice. So our estimate is those 2 will add up to another 7 to 10 lakhs. But we're not going to discuss them because we do not have concrete proof of them. Right? But you should keep it in mind that 25 lakh, we have crystal clear proof that they're fake. That they either don't exist, or they're duplicate, or they're designed in a way for anybody to. राहुल गांधी ने कथित एच फाइल्स का हवाला देते हुए एक मिस्ट्री गर्ल की तस्वीर भी
आज अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान दिखाई। और राहुल के मुताबिक इस महिला ने हरियाणा में 22 बार वोट डाला है और ये एक ब्राजील की मॉडल है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद नायाब सिंह सैनी की एक बाइट को भी सुनाकर गंभीर आरोप लगाए। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी की हरियाणा फाइल्स बिहार की वोटिंग पर असर डाल पाएगी और क्या वोटर लिस्ट की गड़बड़ी चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। तो देखिए, तमाम तरह के जो सवाल हैं वो इसके बाद बिल्कुल उठाए जा रहे हैं। इनकी आवाज सुनिए। ये मैंने शुरू से ये चीफ मिनिस्टर है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो। सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था, ये इस प्रेजेंटेशन का लक्ष्य है। आपको यह समझाना कि इनके चेहरे पे जो मुस्कान है ये क्यों है। ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചേർക്കും. ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു വർഷം താമസിപ്പിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഒരു സംശയമില്ല. और वो जरा दिखाइए फिर से, वो पीछे देखिए, वो क्या हंस रहा है। देखिए, इन सबको मालूम है। അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല. ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപകമായി ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചേർക്കും. ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ये ആൾക്കാരെ सबको मालूम है। ये कह रहा है कि मैं जम्मू कश्मीर से लोग लाऊंगा चुनाव जीतने के लिए। സംശയമില്ല. ये एक्चुअली हो रहा है। हमने आपको अभी दिखाया उनकी ये इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है और ऐसे हजारों लोग हैं जो यूपी में वोट करते हैं, हरियाणा में करते हैं, बिहार में करेंगे, गुजरात में करेंगे। पूरी राउंड अबाउट, राउंड द क्लॉक इनका यही काम है। कहा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी जीत रहे थे। अरे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में हमेशा आप डाउन हुए हैं। हम लोग 2004 में पक्का जीत गया ऐसा हम मान रहे थे और एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल पूरा बीजेपी एनडीए को क्लियर कट जिता रहे थे। लेकिन जब काउंटिंग हुआ तो हम हार गए। तो उस समय हमने तो रोना धोना नहीं किया, हमने इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया, हमने माना और हमने कांग्रेस और उनके जो यूपीए गठबंधन को हमने बधाइयां दी। चुनाव चल रहा था, उनके वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने उसी समय कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जीत नहीं पाएंगे क्योंकि हरियाणा के कांग्रेस के नेता ही हराना चाहते हैं। अभी 3 दिन पहले उनके एक फॉर्मर मिनिस्टर ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और यह भी कहा कि कांग्रेस हरियाणा में इसलिए हारा कि कांग्रेस के नेता ही काम नहीं कर रहे थे और खुद ही हरा रहे हैं। और फिर कांग्रेस के जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष, उनका नाम है राव नरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि वहां तालमेल ही नहीं है ग्रास रूट में कांग्रेस पार्टी का, कैसे जीत सकते हैं। जब उनके नेता, कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि वो अपने वजह से हारे हैं और यहां राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं। तो आज जो बड़ी बातें, बड़े आरोप लगाए हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाया है, इसी के चलते उन्होंने ये भी कहा कि फॉर्म नंबर 6 और फॉर्म नंबर 7 का दुरुपयोग किया गया है। हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी का आरोप। देखिए, राहुल गांधी की ये 10 बड़े आरोप जो है वो आपको बता रहे हैं, जो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं किस तरीके से जो कांग्रेस का हाइड्रोजन बम है इसमें कितना दम। और देखिए, कांग्रेस सिर्फ 22,779 वोटों से हारी। और देखिए, इसी के साथ ही ये भी आरोप है कि हर 8 में से 1 वोट जो है वो चोरी किए गए हैं। एक ही महिला ने 2 बूथ पर करीब 223 वोट डाले। तो राहुल गांधी के 10 बड़े आरोप। इसी के साथ ही आज राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट में 1,24,000 ब्लर फोटोज हैं। यूपी हरियाणा दोनों राज्य में एक ही व्यक्ति वोट डाल रहे हैं। तो आज एक बार फिर देखिए, जो बड़े आरोप हैं राहुल गांधी लगाते नजर आए हैं। बूथ के सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए हैं, यह भी एक बड़ा आरोप आज राहुल गांधी ने लगाया है। और इसी के चलते राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप यह भी लगाया कि घोटाला ना होने पर कांग्रेस की जीत जो है वो तय थी।
तो बताना चाहेंगे कि देखिए आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा, उसके बाद तमाम तरह के जो सवाल हैं वो भी उठते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी के इस हाइड्रोजन बम में कितना दम और चुनाव पर ये कितना असर डाल सकता है। क्योंकि अगर बात की जाए बिहार चुनाव की तो देखिए कल पहले चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले जिस तरीके से राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा, लगातार इलेक्शन कमीशन पर तमाम तरह के आरोप और भाजपा की मिली भगत के आरोप राहुल गांधी लगाते हुए नजर आ रहे थे। और आज एक बार फिर से देखिए एक प्रेजेंटेशन उन्होंने दिखाई और उसमें 1 घंटे और 20 मिनट की इस प्रेजेंटेशन में तमाम तरह के जो आरोप है, बड़े आरोप, वो आज राहुल गांधी ने लगाए हैं। और आज इसी पर खास डिबेट में देखिए हमारे साथ पैनल पर गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी जुड़े हुए इस खास चर्चा में, और साथ ही कांग्रेस पार्टी से रवि प्रताप सिंह जी आज इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विकास पांडे जी की तरफ रुख करेंगे। विकास जी, आज जिस तरीके से एक बार फिर से राहुल गांधी ने ये हाइड्रोजन बम फोड़ा है और फिर से वही आरोप, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी पर मिली भगत के आरोप। विकास जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। प्रिया जी, जिस तरीके से राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं बम के रूप में, कहना तो मैं तो कहूंगा कि इसे बम मत कहिए, इससे फुलझड़ी कहिए, वो फुलझड़ियां छुड़ाते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अब दिवाली बीत चुकी है तो इनका कोई बहुत महत्व भी नहीं है। महत्व इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी जी ने जो पूर्ववर्ती अपने तथाकथित बम में जिस तरीके के आरोप लगाए थे, वो ग्राउंड पर जब उनका रियलिटी चेक हुआ तो उन आरोपों का कोई आधार ही नहीं निकल के आया। हम सबने देखा कि रंजो देवी ने जो आरोप लगाए और उसके बाद राहुल गांधी ने 1300 किलोमीटर की बिहार के अंदर यात्रा की, लेकिन कहीं रंजो देवी का नाम तक नहीं लिया। क्या लिया राहुल गांधी जी ने रंजो देवी का नाम? मुख्यतः जब आप बम फोड़ने का ड्रामा कर रहे थे तब रंजो देवी आपको बहुत याद आ रही थी। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी जिस तरीके से बनाए हुए नैरेटिव के जाल बना करके राजनीति करना चाहते हैं, और राजनीति नैरेटिव का जाल नहीं है भाई। राहुल गांधी जी को ये बात शायद पता नहीं है, और ये बात मुझे लगता है कि उनके अपने लोग बताते भी नहीं है कि राहुल जी, आपका इन सारी चीजों से जनता के बीच आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। आपको ये बात जाननी चाहिए और समझनी चाहिए। तो मुझे लगता है जो कई बार ये होता है कि राजनीति में जो नेता होते हैं उनके आसपास के लोग वो बहुत हद तक नेता को सच्चाई से अवगत होने देना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका अपना भी फायदा होता है। तो राहुल गांधी के जो आसपास के लोग हैं वो शायद राहुल गांधी को नहीं बताते हैं कि वो इस तरीके की बातें ना करें। देखिए प्रिया जी, आप कहते हैं वोटर ब्लर फोटोज है उसमें, ठीक है, आप चैलेंज करिएगा। मुझे लगता है कि पोलिंग एजेंट बनाते ही होंगे राहुल गांधी एंड महागठबंधन के लोग, कि नहीं बनाते हैं पोलिंग एजेंट? ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि जैसे एसआईआर जब बिहार में चला तो पूछा गया कि भाई इतना सब कुछ हो रहा था तो आपके बीएलए क्या कर रहे थे, तो उस पर आज तक किसी कांग्रेस पार्टी, किसी महागठबंधन, किसी नेता ने कोई जवाब नहीं दिया। बताएंगे ना कि भाई जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में एजेंट का काम क्या है, पोलिंग स्टेशन पर बताएंगे। ये प्रेजेंटेशन, ये जो डेटा दिखाया है राहुल गांधी ने, क्या कहेंगे फिर? क्या ये झूठा है? हरियाणा में कुल वोट का 15.5% फर्जी वोट है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हरियाणा की आबादी में हर 8 में से 1 वोट फर्जी है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस राज्य में 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर हैं। गलत पते वाले भी बताए उन्होंने, कैसे 93,174 वोटर गलत पते पर है। तो ये जो डेटा उन्होंने निकाला, फिर उस पर क्या कहेंगे आप? ये क्या पूरा फर्जी डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं वो? देखिए 2-3 चीजें हैं मुझे लगता है, और आपको भी मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी, एक तरफ तो हम सबने देखा कि जब बिहार में एसआईआर आ रहा था, चल रहा था, तो कह रहे थे नहीं साहब, एसआईआर नहीं होना चाहिए और टाइमिंग ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, और सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता इन लोगों ने तय किया। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये कन्विंस कर पाए अपने तथ्यों से? कर पाए? चलिए ठीक है, हम एक राजनीतिक दल हैं, हम आपके तथ्यों से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत को भी आप कन्विंस नहीं कर पाए कि नहीं एसआईआर नहीं होना चाहिए, एसआईआर को रोक देना चाहिए, नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि एसआईआर हो ही इसीलिए रहा है भाई कि जो बोगस वोट है, जो तथाकथित इस तरीके के वोट है, मृत लोग हैं या एक से ज्यादा जगहों पर जिनके वोट है, इसीलिए तो हो रहा है ना एसआईआर। तो देश के 12 राज्यों में एसआईआर की तारीख अनाउंस हो चुकी है, एसआईआर चालू हो चुका है 4 तारीख से। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी राजनीतिक दल हैं, अपनी हार और नाकामियों
का आत्ममंथन ना करना पड़े। विकास जी, लेकिन इसलिए ये जो आज डेटा प्रेजेंट किया गया, इस पर क्या कहेंगे? ये क्या गलत डेटा प्रेजेंट किया गया? एसआईआर का तो एक अलग मुद्दा है ही, लेकिन आज जो हरियाणा फाइल्स खोल के दिखाई राहुल गांधी ने, इस पर क्या कुछ आप तर्क देंगे कि क्या ये गलत है? फिर से कहीं ना कहीं बिहार में चुनाव भी है, इसीलिए लोगों का ध्यान खींचने के लिए इस तरीके की प्रेजेंटेशन, क्या कुछ कहेंगे विकास जी? प्रिया जी, देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि राहुल गांधी दिग्भ्रमित नेता हैं। दुनिया को भ्रमित करने आते हैं, खुद तो भ्रमित हैं। वो हम आपको भी भ्रमित करने आते हैं कि जब उन्हें हरियाणा चुनाव हो रहा था तो क्या हरियाणा चुनाव में तब याद नहीं आया कि हरियाणा में बोगस वोटर है, हरियाणा में वोटर लिस्ट ठीक नहीं है? तब याद नहीं आया। और मुझे तो लगता है कि जिस तरीके के वो आरोप लगा रहे हैं, देश में सबसे पहले मांग तो एसआईआर की कांग्रेस को करनी चाहिए थी कि जब उन्हें इतना कुछ पता है तो बम फोड़ने से पहले एक याचिका डालते सुप्रीम कोर्ट में, या मांग करते जाकर के पूरे देश में, नहीं पूरे देश में आप एसआईआर कहिए और कांग्रेस बढ़ चढ़ करके एसआईआर में हिस्सा लेगी और देश से ऐसी वोटर लिस्ट को समाप्त करेगी जिसमें त्रुटियां होंगी। ठीक है विकास जी। रवि प्रताप सिंह जी, क्या जवाब देंगे? कल बिहार में पहले चरण की वोटिंग और उससे ठीक एक दिन पहले जो राहुल गांधी हरियाणा फाइल्स खोलकर दिखा रहे हैं सबके सामने, ये आरोप फिर से लग रहे हैं कि भाई चुनाव नजदीक है, इसीलिए इस तरीके से किया जा रहा है कि जनता का ध्यान भटका दे? देखिए प्रिया जी, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये पहली बात क्लियर करना चाहूंगा कि ये हरियाणा फाइल्स नहीं था, ये हाइड्रोजन बम फाइल्स था। यानी ये फेहरिस्त है अभी पहली हाइड्रोजन बम की सीरीज की। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी आपने कहा कि कल वहाँ चुनाव है और आज इसकी क्रोनोलॉजी टाइम की क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 20 साल से नीतीश कुमार जी को याद नहीं आया कि हम जीविका दीदियों को कुछ पैसा दे दें, और 1 महीना पहले पैसा देना शुरू किया और आज भी खाते में गया है, कल भी जाएगा और परसों भी जाएगा, 7 तारीख को भी जाएगा पैसा, 1 करोड़ 21 लाख को जा रहा है। तो उनको ये तो याद नहीं आया कि अभी ये कब दें। तीसरी बात हम चलते हैं जरा उस बम के ऊपर। जिस प्रदेश का सीटिंग चीफ मिनिस्टर इस तरह का वक्तव्य देता है कि आप घबराइए मत, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं और हम एक तरफा जीत रहे हैं। चुनाव में सबकी धकधकी लगी रहती है कि जीतेगा कौन, हारेगा कौन, लेकिन एक सीटिंग अगर चीफ मिनिस्टर कहता है कि आप बिल्कुल मत घबराइए, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, ये निश्चित रूप से इंगित करती हैं कि उनके पास बैकडोर से सारे डेटा और सारे जो सूचनाएं आ गई थी कि हम जीत रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम जीत रहे हैं। यही हाल महाराष्ट्र में इनके जो गृहमंत्री जी कह रहे थे कि हम इतने सीटों से जीत रहे हैं और उतना ही आया। तीसरी बात, आज जो राहुल गांधी जी ने आपने कहा कि वो जो भी आरोप लगाया वो इलेक्शन कमीशन के डेटा के ऊपर लगाया, उनका अपना कुछ नहीं है। जो वोटर लिस्ट है हरियाणा में, उसी वोटर लिस्ट को उन्होंने क्या बोलते हैं, आवर्स एंड वीक एंड वीक्स का जाके स्टडी करने के बाद वो चीजें निकली, जिसमें 5,21,000 आपके आए वोटर, और जो डुप्लीकेट वोटर आए, फेक वोटर आए, बोगस वोटर आए। और उन्होंने जो लगाया कि भाई सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मैं ये उठाना चाहता हूँ, बीजेपी के 2 लीडरों का उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने यूपी में भी वोट डाला और हरियाणा में भी वोट डाला। आप ये बताएं, यूपी इलेक्शन कमीशन के पास भी और हरियाणा इलेक्शन कमीशन के पास भी ये डेटा उपलब्ध है कि क्या उन दोनों व्यक्तियों ने वास्तव में यूपी और हरियाणा में वोट डाला या नहीं डाला? ये जांच करके और भाजपा को दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए कि भाई ये वोट हमारे नेताओं ने यूपी में डाला तो हरियाणा में नहीं डाला, या हरियाणा में डाला तो यूपी में नहीं डाला। क्योंकि हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था ये कहती है कि अगर एक वोट भी बोगस पड़ा तो वो इनवैलिड है चुनाव। जिस तरह से हमारे संवैधानिक व्यवस्था में आप जानती हैं कि अगर एक व्यक्ति को एक अपशब्द कहता है, वही धारा लगती है जो 1 लाख अपशब्द करता है। एक हड्डी टूटती है तो वही धारा लगती है जो शरीर की 206 हड्डियां टूट जाती हैं। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में ये मान्यता है कि अगर एक भी गलत कहीं पाया गया तो वो इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है हमारे व्यवस्था में। और जो ये कह रहे थे हमारे अभी मित्र नेता भाजपा के कि हमारे पास वहाँ बूथ लेवल पे कार्यकर्ता नहीं थे, मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा जनाब, हरियाणा में आपको वोट मिला है 39.94% और हमें मिला है 39.09%। केवल 1,18,000 वोट आप ज़्यादा पाए हैं। अगर बूथ लेवल कार्यकर्ता नहीं होते तो आपके नाक के पास तक हम कैसे गए, जबकि सारा तंत्र आपके पास था, मुख्यमंत्री आपके पास थे। और जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, ये इन्होंने कहा कि एसआईआर का हम विरोध कर रहे हैं। एसआईआर का हम बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं। भारत के संविधान में आर्टिकल 324 में एसआईआर करने का अधिकार है, लेकिन आप कहते हैं कि कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं, ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। महाराष्ट्र में आपने जब एमपी का चुनाव हुआ तो एमएलए के चुनाव के बीच में 6 महीने 5 महीने में अक्टूबर तक आपने 80 लाख वोट जोड़ दिए थे।
और 80 लाख वोट आपने जोड़ दिए। आज अगर महाराष्ट्र में आप SIR करेंगे तो वहां 70-80 लाख करोड़ जब आप काटेंगे तो कल ये प्रश्न हो जाएगा कोर्ट में भी और जनमानस में भी कि भाई आपने अभी 2025 के लास्ट में जोड़ा 2024 में और अभी कैसे 2025 में काट रहे हैं। तो आप हरियाणा के मुख्यमंत्री से कहलवाते हैं कि SIR हमारा यहाँ करिए, लेकिन आप वहां नहीं करते हैं और आप ये तर्क देते हैं कि वहां निकाय का चुनाव, और निकाय का चुनाव 31 मार्च 2022 से पोस्टपोन हुआ, 3.5 साल हो गया। यूपी में निकाय का चुनाव है तो आप यहाँ SIR कराते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं यहाँ वो निकाय का चुनाव प्रभावित हो जाएगा। दूसरी बात, आसाम में आप SIR नहीं कराते जहां की NRC के द्वारा 19 लाख लोग आइडेंटिफाइड हो गए, आप उनको डिपोर्ट भी नहीं करते। तो ये बताइए 2026 में चुनाव है आसाम में, किस वोटर लिस्ट पे आप चुनाव कराएंगी? क्या उसी, एक मिनट प्रिया जी, उसी वोटर लिस्ट पे कराएंगी जिसमें कि 19 लाख वोगोस हैं? तीसरी बात जो इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि ईवीएम, 2009 में ईवीएम पे सबसे पहले आडवाणी जी ने प्रश्न उठाया था। और आप देख लीजिए कि हमारे एक MLA जो 32 वोट से हारे हैं और उन्होंने हाईकोर्ट में सिर्फ ये मुकदमा किया, उन्होंने ये कहा कि केवल उन्हीं वैलिड वोटरों को वोट्स को गिन दीजिए जो 250 आपने इनवैलिड किए हैं, उसमें 150 वोट का लिफाफा भी नहीं खोला गया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहीं इनकी मुद्दा को आप मत सुनिए। तो ये जो तमाम चीजें हैं इसका आप कोई जवाब नहीं देते हैं। ना तो सबसे बड़ी बात है कि हम आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग पे, जवाब देने आ जाती है भाजपा किरण रिजिजू जो आ जाते हैं, और भाजपा के ऊपर जो प्रिसाइज हमने जवाब ये लगाया, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। आपको राहुल गांधी जी और हमारे वो वोटर नहीं है ये तो याद आता है, लेकिन प्रिसाइज जवाब आप कभी नहीं देते। ठीक है विकास जी, आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन में तमाम बड़े आरोप, तमाम बड़े मुद्दों को उठाया, लेकिन जिस पर सबकी नजरें थी, कहीं ना कहीं उसको बार बार दिखाने की कोशिश उन्होंने की कि ब्राजील से एक मॉडल को उठाकर भाजपा और चुनाव आयोग ने 22 बार हरियाणा में वोटिंग करा दिया 10 बूथ पर। कभी सीमा बन गई, कभी सरस्वती बन गई, कभी स्वीटी बन गई। इस पर फिर क्या जवाब देंगे? कौन है ये? और बार बार आपने भी वो क्लिप जरूर देखी होगी, कौन है ये, कौन है ये, इसका जवाब दे पाएंगे आप? देखिए दो तीन चीजें हैं। मुझे लगता है व्यवहारिक रूप से आपको 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी। और मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। देखिए 2-3 चीजें आपको व्यवहारिक रूप से समझनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि तमाम सी ऐसी चीजें होती हैं कि एक सामान्य सी प्रक्रिया है। एक विधानसभा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होता है, और हर चुनाव की एक प्रक्रिया है जो मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहेगी तो प्रक्रिया बदल जाएगी, कांग्रेस पार्टी सरकार में रहेगी तो प्रक्रिया बदल जाएगी। अगर ऐसा होता हो तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से बेहतर बता पाएगी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता ऐसा होता है। अब दूसरी बात पर आते हैं प्रिया जी, हरियाणा का ही क्यों आखिर राहुल गांधी ने जिक्र किया? आपको मालूम है ये बात? क्यों? हरियाणा के साथ में तो तेलंगाना में भी हुआ था, वहां के वोटर लिस्ट का आपने गहन परीक्षण नहीं किया राहुल गांधी जी ने। क्यों? क्योंकि वहां चुनाव जीत गए थे, इसलिए हरियाणा तेलंगाना की वोटर लिस्ट को बिल्कुल राहुल गांधी ने वेरीफाई कर दिया। एंड वो तो दुनिया जानती है कि राहुल गांधी जो कह खाता ना वही, जो गांधी परिवार कह दे कांग्रेस के लिए वही सही। तो जो तेलंगाना की वोटर लिस्ट है उसे वेरीफाई कर दिया राहुल गांधी ने। जरा एक बार इनके प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा, क्योंकि साथ ही चुनाव हुए हैं, उसी दरमियान हुए जब हरियाणा में चुनाव हुए। तो ये बात मुझे लगता है कि अभी बताएंगे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। तमिलनाडु की वोटर लिस्ट की भी चर्चा कर लेना इनसे। तो मुझे लगता है कि अभी तमाम सी चीजें आएंगी, धीरे धीरे चीजें खुलेंगी। दूसरी चीज, मैंने बहुत व्यवहारिक सवाल छोड़ा था। आप कह रहे हो 20 वोट, 10 वोट, 15 वोट, कोई फर्जी वोटिंग हुई, कोई फर्जी वोटिंग हुई। हरियाणा के अंदर 20,632 BLO काम कर रहे थे और 86,790 विभिन्न राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट काम कर रहे थे। क्या इसमें कांग्रेस के थे या नहीं थे? जरा पूछिएगा। देखिए मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूं और बड़ी उम्मीद से प्रिया जी आपकी तरफ देख रहा हूं कि वो तथ्यात्मक सवाल कांग्रेस से होने चाहिए कि जिससे देश की जनता को ये पता लगे कि ये नैरेटिव कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं या वाकई में इनके आरोपों में कोई सच्चाई है। ठीक है, तो ये बात, देखिए सवाल जो आप सवाल कर रहे हैं बिल्कुल उनके जवाब लेंगे रवि जी से, लेकिन जो राहुल गांधी ये तमाम बड़े आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, मुझे लगता है उस पर भी आपको बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से, चाहे वो अभी मेरा जिस तरीके से पहले सवाल था कि ब्राजील के मॉडल का जिक्र किया उन्होंने, 22 वोट 10 बूथ पर वोट डालने वाली ये लड़की कौन है आखिर? बीजेपी कैसे ये करवा रही है? इलेक्शन कमीशन इसके साथ मिला हुआ है। और इसी के साथ ही आपने भी बयान सुना होगा, नायब सैनी मुस्कुराकर बोल रहे थे हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत कीजिए। तो ये तो सब किधर इशारा कर रहा है? नहीं, देखिए वीडियो किन परिस्थितियों में जारी किया गया है, वीडियो की सच्चाई क्या है, इसकी मुझे लगता है जांच होनी चाहिए और बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए।
चुनाव आयोग को भी इस वीडियो का संज्ञान लेकर के इसकी जांच करनी चाहिए कि आखिर इसके मूल की साजिश में है कौन। कि राहुल गांधी एक तरफ नैरेटिव सेट करते हैं, एक वीडियो निकल करके आता है, तो इसका कहीं कोई रिलेशन तो नहीं है। तो मुझे लगता है सारी चीजें बिल्कुल, हम भी ये मांग करते हैं कि चुनाव आयोग इसे गहनता से जांच करे और इसके दूध का दूध पानी का पानी करे। यानी विकास जी सपोर्ट में हैं आप, भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट में है कि इलेक्शन कमीशन पर अगर लग रहा है गड़बड़ी का आरोप तो हम साथ दे रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन को इस पर जांच करनी चाहिए, बिल्कुल जांच करनी चाहिए। पहली चीज आप समझिए, कहीं कोई जांच का विषय आए तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र संस्था है, ठीक है। राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी को इस बात को स्वीकार करना चाहिए, और ये स्वीकार करके आरोप लगाएंगे आप तो मुझे लगता है कि आपके आधे से ज्यादा आरोप तो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप इलेक्शन कमीशन को राजनीतिक इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर के अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप आरोप लगाते हैं, तो वहीं आपकी पोल खुल जाती है। और पोल खुलने का मैंने देखिए उदाहरण के सहित आपको बताया, क्या इनके किसी पोलिंग एजेंट ने पूरे हरियाणा के अंदर राहुल गांधी को यह भी तो बताना चाहिए था कि हमारे इतने पोलिंग एजेंट ने फर्जी मतदान की शिकायत की? बताया राहुल गांधी ने? बताया? नहीं बताया। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है लेकिन हमारे पोलिंग एजेंट कुछ नहीं करेंगे। बनाए भी थे या नहीं बनाए थे, ये भी बताएंगे क्या राहुल गांधी? नहीं बताएंगे। तो खुद राहुल गांधी कह तो रहे हैं कि हरियाणा में लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है, अब बिहार वाले सावधान रहो। फिर उन्होंने ये कहा कि मैं देश के जनजी से कहना चाहता हूं, ये आपके भविष्य का सवाल है। चुनाव आयोग के खिलाफ हमने पुख्ता सबूत दे दिए हैं, 100% नहीं 105%, ये पूरा फुल्ली डेटा हम पेश कर रहे हैं सामने। और आप जिस तरीके से बार बार सुप्रीम कोर्ट को लेकर जिक्र करते हैं, भाई सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो सबके सामने प्रेजेंटेशन रखी है, पूरा देश देख रहा है ये प्रेजेंटेशन, देश क्या पूरी दुनिया में प्रेजेंटेशन जा रही है। विकास जी, प्रिया जी, मैं एक प्रेजेंटेशन देता हूं कि राहुल गांधी को लेकर के क्या राहुल गांधी इस बात पर स्वीकार करेंगे कि जो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं नहीं वही सही है? मान लेंगे इस बात को? भाई उसके तथ्यात्मक विश्लेषण होगा कि नहीं होगा कि राहुल गांधी खाता न वही, मैंने कहा ना आपको, खाता न वही जो गांधी परिवार कर दे वही इस देश के लिए अंतिम सत्य हुआ करता था, अब नहीं है। अब ये देश विश्लेषण करता है, चाहे राहुल गांधी जी बोले चाहे कोई अन्य व्यक्ति बोले। अब ये इस देश का युवा हो, इस देश की महिला हो, इस देश का किसान हो, इस देश का गरीब हो, इस देश का पिछड़ा हो, वो विश्लेषण करता है कि आप सत्ता के लालच में ये बोल रहे हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बोल रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यही वो राहुल गांधी है। प्रिया जी, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र का चुनाव निपटा, राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि अंतिम 1 घंटे में 8 से 11% तक वोटिंग बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी जीती। क्या ये आरोप नहीं लगाए थे राहुल गांधी ने? रवि जी से जवाब देते इसी पर। ठीक है विकास जी, ठीक है रवि जी, एक मिनट में खत्म कर रहा हूं, 1 मिनट में 30 सेकंड मुझे दे दीजिए। बोलिए। ये आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे कि नहीं लगाए थे कि अंतिम 1 घंटे में महाराष्ट्र के अंदर जहां जहां मतदान 8 से 11% बढ़ा वहां भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन जीता। लेकिन जैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिक्र किया एनसीपी की जीती हुई सीट का, जहां 11.5% अंतिम 1 घंटे में मतदान बढ़ा, कांग्रेस की जीती हुई सीट का जहां 10% अंतिम 1 घंटे में मतदान बढ़ा, जहां शिवसेना यूबीटी की जीती हुई सीट का जहां 10% मतदान बढ़ा अंतिम 1 घंटे में, उसके बाद दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने नहीं की। क्यों? क्योंकि ये वो झूठ का प्रोपेगेंडा लेकर के आते हैं। जैसे ही आप इनसे ये पूछेंगे, मैं गारंटी कहता हूं, जैसे ही आप इनसे पूछेंगे कि आपके कितने पोलिंग एजेंटों ने शिकायत दर्ज कराई चुनाव आयोग को या पीठासीन अधिकारी को कि यहाँ फर्जी मतदान हुआ है, वैसे इनकी पोल खुल जाएगी, इनकी सच्चाई उजागर हो जाएगी। ठीक है रवि जी, क्या कुछ जवाब देंगे? देखिए, ये तो एक टेप इनके ऊपर चढ़ा दिया जाता है, इन लोगों के पास कोई तथ्य है नहीं। तो मैं इनको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि वोट क्यों लुटा। मुझे चुनाव आयोग से गिला भी है और तेरी अंदाजे चोरी पे मलाल भी है। मैं ये दूसरी बात कहना चाहूंगा, प्रिया जी जो ये कह रहे थे कि बीएलओ कौन होता है, वो राज्य सरकार का कर्मचारी होता है। बीएलओ कोई पद नहीं है, कोई लेखपाल होगा, कोई टीचर होगा या कोई भी व्यक्ति बीएलओ लगा दिए जाते हैं। वो वही काम करते हैं जो राज्य सरकार उनको इंगित करती है, निर्देशित करती है, राज्य सरकार जैसा कहती है। अब बात आती है बीएलए पे। अब मैं सिर्फ कोट करना चाहता हूं, जो 10 बूथ पे 22 वोट अगर पड़े तो एक बूथ पे 2 वोट पड़े। 10 अलग अलग बूथ थे, एक पास नहीं थे जहां पोलिंग हो रही थी। और जब पीठासीन अधिकारी किसी व्यक्ति को वोट अलाउ करता है तो उससे पहले उसका एपिक नंबर चेक करता है, उसका डेट ऑफ बर्थ चेक करता है, उसका नाम चेक करता है, फादर का नाम चेक करता है, उसमें अगर है तो टिक करके आगे भेज देता है।
तो अगर एक बार व्यक्ति मुंह खोल के गया, दूसरी बार व्यक्ति छुपा के गया, कैसे गया मैं नहीं कहता, 2 बार में वो कौन इतना है जिसको पहचान सकता है कि नहीं ये वही है। अगर वो साड़ी भी बदल दे, कपड़ा भी बदले तो नहीं पहचान सकता। हाँ, ये इनके पास डेटा है जो रिकॉर्डिंग होती है, उस रिकॉर्डिंग से जब हमने कहा है कि यह है तो देख करके बता दे कि हुआ कि नहीं है। या वो जो व्यक्ति सावित्री के नाम से, सीता के नाम से या सरस्वती के नाम से, वो इलेक्शन कमीशन के पास डेटा है, वो पहले टिक करता है जो पीठासीन अधिकारी है कि क्या इस व्यक्ति ने इस नंबर का वोट कास्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर कास्ट हुआ तो देश के सामने आप डोमेन में बता दें। दूसरी बात ये जो कह रहे थे कि वोट चोरी की, मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मतलब यूपी इलेक्शन कमीशन ने परसों एक डेटा रिलीज किया है जिसमें वाराणसी के 5 ब्लॉकों में प्रिया जी 3,16,000 डुप्लीकेट वोटर हैं। और वो वोटर हैं जिनका नाम, जिनके पिता का नाम, जिनका लिंग एक ही है। और मिर्जापुर में 4,89,000 है। प्रधानमंत्री जी केवल 1,50,52,000 से जीते हैं जो 5 राउंड तक पीछे चल रहे थे। आज आपकी सरकार है, डेटा आपके पास है, 1 मिनट पे AI के टूल में आप कर सकते हैं कि वो 3,16,000 वोटर थे, वो डुप्लीकेट जो वोटर थे उनमें कितने लोग डुप्लीकेट वोट डाले या नहीं डाले, ये डेटा आपके पास है, देश के सामने आपको कर देना चाहिए। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि देखिए डेमोक्रेसी की जो रक्षक है वो है, डेमोक्रेसी की बुनियाद वोट के ऊपर टिकी है और वोट की रक्षा करने का अधिकार है इलेक्शन कमीशन को। और इलेक्शन कमीशन इज नॉट अकाउंटेबल टुवर्ड्स बीजेपी, टुवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन इज अकाउंटेबल टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, टुवर्ड्स सिटीजन ऑफ इंडिया एंड टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। ये इलेक्शन कमीशन अगर किसी ने बुनियादी प्रश्न उठाया तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं देता है। और हमें इनसे मलाल ये होता है कि जवाब हम एक संवैधानिक निकाय पे उठाया, एक स्वतंत्र संस्था पे उठाया जिसके पास सारे मैकेनिज्म हैं, सारे टूल हैं, सारे उसके पास आप यूं कहें कि डेटा है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है। लेकिन 2 घंटे बाद किरण रिजिजू जी आ जाते हैं और वो हमारे जो नेत्री हैं या नेता हैं उनका कि वो कह रहे थे कि हार गए, वो कह रहे थे हार गए। अरे भाई उनकी बात आप छोड़ दीजिए, कौन क्या कह रहा था कि हार गए। हमने जो प्रेसाइज आपके ऊपर लगाया उस एक का भी जवाब चुनाव आयोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट में बाहलफ दे देता। आप कहते हैं हलफनामा क्यों नहीं दिया। ये तो वही बात हुआ कि अगर कोई विसिल ब्लोअर, या आज भी पुलिस का काम चलता है जानते हैं किससे जनाब, मुखबिरों से। और पूरी की पूरी जांच की प्रक्रिया और अरेस्टिंग मुखबिर के आधार पर होती है। आप कहेंगे कि मुखबिर ने नाम दिया तो ला करके एफिडेविट पे ला करके दे दे कि भाई ये जा रहा है। अरे जब एक संस्था पे हमने बड़ी जिम्मेदारी से, जो कि एक शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है संविधान की व्यवस्था के अंदर, आपको पता होना चाहिए, जब वो एक अपोजिशन एलओपी ये प्रश्न उठाता है जिसने संविधान की शपथ ली है, तो आप उसको कहते हैं कि नहीं वो गलत कर रहे हैं। और आपके और इन चीजों को छोड़ दीजिए जो बिल्कुल बुनियादी कहते हैं। चलिए अपने दोनों नेताओं का दे दीजिए, जो भाजपा के नेता है, इन्हीं 25 मोहतरमा जो आपकी ब्राजील की मॉडल है इनका दे दीजिए कि इन्होंने 22 बार किया, एक पते पे जो 500 वोट है उनको दे दीजिए। जो छोटी छोटी चीजों को जब आप देंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी, जो चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी है, ये जन समुदाय में बढ़ेगी कि राहुल गांधी जी झूठ कर रहे हैं कि सच कर रहे हैं। आप जब कुछ नहीं बोलेंगे, न बोलना भी सच को स्वीकार करने के बराबर होता है। और यही बात है कि चुनाव आयोग अब तक सोचता है कि मैं क्या कहूं, तब तक बीजेपी के लोग उसको डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, कल आप बाहर भी जाएंगे तो आपको तो डिफेंड नहीं करना चाहिए। और देखिए चुनाव आयोग को जवाब क्या था कि बीएलए क्या कर रहे थे। अरे भाई बीएलए के पास कोई मैग्नीफाइंग ग्लास है, वहां सुबह से शाम तक वोट पड़ रही है। एक व्यक्ति सुबह मान लीजिए एक बूथ पे 10 बजे डाला, 1 घंटे बाद आ रहा है, उसी को देख रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास से कि कौन आ गया। हो सकता है कोई चेहरा छुपा गया, आप उसकी जांच करके बता देना भाई क्या है हम कह रहे हैं। आप जवाब किसी चीज का नहीं देंगे, गोल बातें कि देखिए कि नहीं वो नहीं है, ये नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। भाई झूठ कौन बोल रहा है, ये देश की जनता बड़ी प्रबुद्ध है और बड़ी जनता आप जान रही है। रवि जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी प्रेजेंटेशन में ब्राजील की जो एक मॉडल थी उनका मुद्दा उठाया, वो कह रहे थे कि कभी सीमा बनकर चली गई, कभी स्वीटी बनकर, कभी सरस्वती, कभी विमला, तमाम देखे गए ऐसे। और उसके बाद जिस तरीके से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के सामने आई है, किरण रिजिजू ये बात कहते हैं कि छिपकर थाईलैंड, कंबोडिया जाते हैं राहुल गांधी और कहते हैं कि एटम बम फोड़ेंगे। ये बताइए, वो एक छुपकर जो विदेश जा रहे होते हैं, वो एक मिनिस्टर हैं। मैं आपको जानकारी जरा करेक्ट कर दूं, कोई भी व्यक्ति जब इस देश से कहीं जाता है ना, तो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन अथॉरिटी से उसके पासपोर्ट पे मुहर लगती है
और वो कहां जा रहा है इसकी सारी जानकारी भारत सरकार के पास होती है। जब आपका एलओपी कहीं जाता है तो आपके हर देशों में राजनयिक बैठे हैं, एम्बेसडर बैठे हैं, उनको पता रहता है कि आप कहां जा रहे हैं। तो अगर एक संवैधानिक व्यक्ति पद पे बैठा व्यक्ति कहता है कि छुपके जाते हैं तो उसकी नासमझी पे मुझे कहना नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इस बज़्म के आगे भी एक दुनिया है। मेरे हुजूर, बड़ी नाइंसाफी है ये बेखबरी, और उनका ये जो सारे लोगों का कहना है ये उसी तरीके का है कि भाई राहुल गांधी जी छुप करके बाहर जाते हैं। ये बताइए, प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तो कहीं नहीं जाते थे। आज भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा विदेश का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री यही हुए। तो ये बात अलग है कि वो विदेश जाते हैं नहीं जाते हैं, बता के जाते हैं। आप डेटा रखिए भाई, जो बात उन्होंने कही है अभी प्रेसाइजली कि ये वोट के ऊपर आप बताओ, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं, कल उनसे पूछ लीजिएगा, आज आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि ये वोटर लिस्ट जब रिलीज करती है सरकार तो 24 घंटे इतना कम समय होता है कि आप उसको आइडेंटिफाई करके नहीं जा सकते कि अब हम इसको दूर कर सकते हैं। उस कंडीशन में अब विशुद्ध रूप से ये इलेक्शन कमीशन की नैतिक जिम्मेदारी होती है, मौलिक जिम्मेदारी होती है कि इस प्रजातंत्र में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी हमारा है, उसमें जो फेथ है लोगों का, उसको रीस्टोर करके ये बताया कि नहीं जो इन्होंने कहा वो गलत कहा और असली तथ्य ये है। ऑपरेशन सरकार चोरी ये जो टाइटल दिया गया है और कहा जा रहा है कि भाई जहां जहां चुनाव होते हैं बीजेपी वाले ऑपरेशन सरकार चोरी चला रहे हैं, ये उनका अभियान है। बिहार में भी चुनाव है, आपको क्या लग रहा है वहां पर भी ऑपरेशन सरकार चोरी जो है वो चलने वाला है? देखिए, बिल्कुल चलने वाला है। उसका कारण मैं क्या बता दूं आपको। 69 लाख वोट जो काटे गए हैं, उस 69 लाख वोट में अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरा लोअर लेवल पे आप पता करिए कि महिलाओं के 20% वोट काटे गए और 20 लाख महिलाओं के वोट काटे गए हैं जिनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट था या नहीं था। क्यों काटे गए उसका जवाब अभी सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है, उसको देंगे। लेकिन प्रक्रिया तो चल रही है। अगर प्रक्रिया मान लीजिए कि वो सच साबित हुआ, बिहार का चुनाव तो हो गया। और 3.5 लाख वोट जो उन्होंने काटा, अभी आज राहुल गांधी जी ने दिखाया कि वहां जो लोग गए, बोला हम तो चल भी नहीं पाते हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि यहाँ पे पते पे नहीं रहे। व्यक्ति, कोई विकलांग व्यक्ति घर छोड़ के कैसे जा सकता है? वो तो घर पे ही रहेगा। तो इस कंडीशन में हम बिल्कुल, और 3.5 लाख वोट मुद्दा ये भी उठाया जा रहा था कि उम्मीदवारों को क्या तब दिखाई नहीं दिया? उम्मीदवार जो थे, अगर धांधली हुई है, चोरी हुई है, अगर लग रहा है किसी तरीके से, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या फिर इलेक्शन कमीशन सरकार से मिल गया हो, उम्मीदवारों को तब कोई आपत्ति क्यों नहीं हुई? लेकिन कौन सी आपत्ति बताएं उम्मीदवारों को? किस टाइप की आपत्ति आप कह रही हैं? आप ये बताएं कि इन्होंने कह दिया 2023 में, जब ये कानून ला करके कह देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं दर्ज कर सकते, प्रोटेक्शन आप दे देते हैं। तो आप ये बताएं कि अब जो उम्मीदवार हैं वो अभी फाइनल, जब आपका वोटर लिस्ट आएगा, 2 दिन पहले आया, कल आया, परसों आया होगा, तो उस कंडीशन में वो चेक करके अपने चुनाव के प्रचार में रहेगा कि एक व्यक्ति को चेक कराए। आप डिजिटल फॉर्मेट उपलब्ध नहीं कराते, आप मशीन रीडेबल फॉर्मेट उपलब्ध करा दें तो तत्काल बन जाएगा। वो बेचारे आधे पढ़े, आधे कम पढ़े, आधे बहुत पढ़े, तमाम जो लोग हैं वो इसके पास है। और ये जो है किसी तरीके से, एक मिनट, अगर ये डिजिटल फॉर्मेट इनके पास उपलब्ध है, डिजिटल फॉर्मेट में AI का जमाना है, आप फेक वोटर डालिए, 2 मिनट में वो आपको दे देगा एक्सेल में। आप उसमें डालिए कि कितने डुप्लीकेट वोटर हैं, तमाम कंप्यूटर छांट के दे देगा। अब तक तो देश के सामने आ जाना चाहिए। लेकिन आप जो है किसी चीज का जवाब नहीं देंगे। देश का इतिहास जब भी लिखा जाएगा प्रजातंत्र में, तो याद रखिए TN शेषन और ज्ञानेश जी का नाम प्रमुखता से उल्लेख होगा। TN शेषन को इस देश में अच्छे चुनाव आयोग के लिए, और ज्ञानेश जी को सबसे निकृष्टतम चुनाव आयोग के रूप में और सरकार के टूल के रूप में काम करने वाले याद किए जाएंगे। 100-200 साल बाद जब देश का इतिहास होगा तो निश्चित रूप से दर्ज होगा। विकास जी, क्या कुछ कहेंगे अब इस पर? 2-3 चीजें हैं। TN शेषन का जिक्र किया तो कांग्रेस पार्टी को बता देना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के रजिस्टर्ड नेता रहे हैं TN शेषन। जरा बता देंगे अभी आपको। MS गिल भी याद कर लेते तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से याद आ जाएंगे। MS गिल को कांग्रेस पार्टी ने अपना मंत्री बनाया था, कांग्रेस पार्टी की सरकार में मंत्री रहे थे चुनाव आयोग, आपको याद है ना? तो इसलिए इन्हें TN शेषन और MS गिल याद आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, मैं अफसोस के साथ कहूंगा, ना ज्ञानेश जी को कुछ बनाया है और ना ही बनाने का कोई हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रावधान है, और ना ही मुझे लगता है पूर्ववर्ती में किसी को बनाया। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि जब भी मैं व्यवहारिक प्रश्न आपने नहीं किया इनसे, क्योंकि व्यवहारिक प्रश्न करते तो ये सवाल ही नहीं आता। मेरे भाई कह रहे थे, आदरणीय साथी महोदय हमारे, कि वो वोटर लिस्ट अपलोड होती है तो इतना टाइम नहीं होता है कि उसे वो कर पाए, ये कर पाए। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं होता है, लेकिन कितना टाइम लग गया आपको वोटर लिस्ट को ऑब्जर्व करने में? और आपको ये भी पता होना चाहिए, देश की जनता को जवानी जमा खर्च से सरकारें नहीं चलती हैं। जवानी जमा खर्च से देश का लीडर ऑफ अपोजिशन एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर सकता है, अपनी इमेज को मेक ओवर नहीं कर सकता है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, एक झूठ खत्म नहीं होता, दूसरा झूठ ले आते हैं। कितना झूठ बोलेंगे? झूठों के सरदार गैंग बना करके चल रहे हैं जो झूठों का, उसके सरदार बनने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं।
लेकिन वो नाकामयाब होती जा रही है, लगातार नाकामयाब हो रही है। इसीलिए तो बार बार उससे बड़ा झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा था आपसे कि आपको पता होना चाहिए, हर वर्ष जहां तक मेरी जानकारी, और मुझे लगता है कि एक सक्रिय कार्यकर्ता के नाते, एक पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी के नाते, मुझे ये जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे लगता है कि मैं दुरुस्त हूं। हर वर्ष चुनाव आयोग इस तरीके के कार्यक्रम अभियान नीचे स्तर पर चलाता है, हर राज्य में चलाता है, हर वर्ष चलाता है। लगभग वोटर लिस्ट के दुरुस्तीकरण का, नाम हटने और जोड़ने का हर वर्ष चलाया जाता है। मेरा विनम्रता के साथ आग्रह है कि हर वर्ष चलने वाले उस अभियान में कांग्रेस पार्टी के कितने कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, मेरा विनम्रता के साथ। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो मिली हुई थी, और हम इतने मिले हुए थे कि जब हम 2014 में ना इस प्रदेश की सरकार और सत्ता में थे, ना इस देश की सरकार और सत्ता में थे, हम प्रचंड बहुमत से जीत करके आए प्रिया जी। और जब हम इस देश में सरकार और सत्ता में थे, तब हम जाकर के 240 पर हैं। तो चूंकि हमने वोट चोरी की, इसलिए हमारी सीटें घट गई, क्योंकि हमने वोट चोरी की, है ना, तो इसलिए हमारी सीटें घट गई। और हमने जब वोट चोरी नहीं की तो हमारी सीटें बढ़ गई। तो ये बेतुका तर्क राहुल गांधी के पार्टी के नेता, प्रवक्ता लोग दे सकते हैं, लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है प्रिया जी, बहुत समझदार है। दूसरी चीज, बीएलओ को ऊपर बड़ा दोषारोपण किया था। मुझे एक वाक्य याद आ गया, जब आपने कहा कि हरियाणा में बीएलओ सरकार का अंग होते। बीएलए तो नहीं होते ना सरकार का, पोलिंग एजेंट तो नहीं होते ना सरकार का। मैंने केवल यही सवाल तो छोड़ा था ना प्रिया जी, कि आप बता दीजिए कि आपने कितनी शिकायतें दर्ज की। हजारों की तादाद में आपने पोलिंग एजेंट बनाए होंगे, हजारों बीएलए बनाए होंगे, 1 2 4 लोगों ने भी तो की होगी ना शिकायतें, कहीं तो की होंगी कि अपनी दिव्य दृष्टि से केवल राहुल गांधी ही देख सकते हैं ये सारी चीजें, ना नीचे कोई कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता देख सकता है, ना जिला का अध्यक्ष देख सकता है, ना प्रदेश अध्यक्ष देख सकता है। दूसरी चीज, हरियाणा के अंदर तो बीएलओ काम कर रहा था, और बीएलओ सरकार के हिसाब से काम करता है, लेकिन बंगलौर के अंदर एक घर के अंदर 35-40 वोट दिखाए थे राहुल गांधी ने अपने पहले प्रोपेगेंडा में। वहां सरकार इनकी है, बीएलओ इन्हीं के हिसाब से काम कर रहा होगा ना। उसी बीएलओ ने राहुल गांधी के, इनकी सरकार के बीएलओ ने राहुल गांधी के झूठ की पोल खोली प्रिया जी, और बताया कि इस घर में, एक मिनट प्रिया जी, इस घर में अब प्रवासी मजदूर रहते हैं, उनके वोट बने। तो राहुल गांधी झूठ की दुकान चला करके बैठे हैं, और रोज चाहते हैं कि लोग आए और हमसे झूठ का माल खरीदें। तो मैं विनम्रता के साथ कहूंगा कि ना प्रिया जी झूठ का माल खरीदने में विश्वास रखती है, ना इस देश का कोई आम आदमी झूठ का माल खरीदने में विश्वास रखता है। ठीक है रवि जी। प्रिया जी, मैं विकास भाई से पूछना चाहूंगा कि सीएजी के विनोद राय क्या है भाई, कौन सी पोर्टफोलियो ले रहे हैं? और आपकी सरकार आई थी ना, तो झूठ का आप लोगों ने पेटेंट कराया, और क्या झूठ बोला, देश को मोदी जी ने झूठ बोला कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। वो कपोल कल्पना थी, कुछ नहीं किया। दिया नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। कितनी नौकरी दिया? 11 साल में 22 करोड़ दिया आपने। एवं रोजगार मंत्रालय के 22 करोड़ दिया आपने। श्रम एवं रोजगार 22 करोड़ दिया, पूछ रहा हूँ, 22 करोड़। प्रिया जी, आपकी 22 करोड़ दिया आपने। जानकारी दुरुस्त, आप जानकारी अपनी करेक्ट करिए। 22 करोड़ दिया आपने। मैं 22 करोड़ की बात कर रहा हूँ। आप सुनना, आपको मैंने बीच में टोका नहीं, समय मिलेगा आपको। आपने, इन्होंने झूठ की प्रिया जी, 17.5 करोड़ प्रिया जी, झूठ का पुलिंदा इन्होंने बांधा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। घोटालेबाज पार्टी केवल 2.5 करोड़ रोजगार दे पाई। विकास पांडे जी, आप सुनिए जरा, आपका समय मिलेगा। 2 करोड़ हर साल नौकरी का वादा किए, किसानों को छला, इन्होंने बोला कि हम इनकी C+2 का 50% कर देंगे, डीएपी नहीं दे पा रहे हैं, यूरिया नहीं दे पा रहे हैं। नौजवानों को इन्होंने, सेना को अग्निवीर ला करके ठगा। उसके बाद 100 स्मार्ट सिटियों को के नाम पे इन्होंने ठगा। 35 रुपया बोले कि हम डीजल पेट्रोल देंगे। और जब इन्होंने बोला, आज ये बताइए कि यूक्रेन से जब रसिया का युद्ध चल रहा है तो 30 लाख करोड़ रुपया कमाए, लेकिन एक भी अपने इस गरीब जनता को 95 से लेके 110 तक पेट्रोल बिक रहा है, 1 रुपया नहीं किए। उस समय कहते थे कि कंपनियां इसको निर्धारित करती हैं। उसके बाद गंगा का निर्जलीकरण कर दिया, निर्मलीकरण कर दिया। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या बोला कि हम जो है सिलेंडर, इनको महंगा लगता था, 35 रुपया 17 पैसा भी सब्सिडी दे रहे हैं, और 900 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं। तो एक भी वादा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं,
11 साल में मेरे नेता ने एक भी बात कही हो, विकास पांडे जी, मैं देश के सामने ये चैलेंज रखता हूं, और वो पीछे मुड़ा हो, आप उसको पप्पू लगाने में रह गए, तो मैं आज प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दूंगा। और आपके मोदी जी 5 काम गिना दीजिए, 11 साल में एक भी वो बोल करके उस पर आज तक कायम हो, तो मैं आप जवाब नहीं दे पाएंगे। और दूसरी बात सुन लीजिए प्रिया जी, बड़ी मुश्किल से कह रहे थे कि जहां लोग रहते थे हाउस नंबर 264 में 500, आज राहुल गांधी जी ने कहा कि 500 लोग रजिस्टर्ड हैं। आप जांच करके बता देंगे हाउस नंबर 264 किसका है, एक जगह पे 66 है। आप भाई इलेक्शन कमीशन के पास सारा डेटा आपके पास, उन्होंने कहा कि ये सतत प्रक्रिया है, आज की नहीं, इसमें महीनों लग गए और तमाम लोग इसमें लगे रहे, ये जानकारी उनको नजर नहीं आ रही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, देखिए आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, किरण रिजिजू आए, उन्होंने अपनी बात रखी, ये जो तमाम आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए उसका जवाब दिया। वो ये कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि इतना रोना धोना किस लिए, हम भी कभी चुनाव हारे लेकिन हमने इस तरीके से रोना धोना नहीं मचाया, हमने चुनाव आयोग को कभी गाली नहीं दी जिस तरीके से आज कांग्रेस दे रही है, हमने हमेशा नतीजे जो आए हैं उसका स्वागत किया है। तो कांग्रेस इतनी बौखलाई हुई क्यों है, ये आज जिस तरीके से उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ बिल्कुल आप ही से पूछ रही हूँ। हाँ देखिए, कभी भी हम रोना धोने की बात नहीं कर रहे हैं, हमने अपनी हार को विशुद्ध रूप से स्वीकार किया। हमारे नेता ने 2019 में हारने के बाद अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और यह कहते हुए दिया कि हमारे परिवार का कोई नहीं बनेगा, पूर्ण रूप से स्वीकार किया, एक तरफा लिया। इनके यहाँ होता है कि जब ये जीतते हैं तो मोदी जी को श्रेय देते हैं, जब हारते हैं तो दूसरे के कंधों पे दे देते हैं। हमारे यहाँ उसने बड़ा हृदय दिखाया, उसके बाद देश की कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करके लोगों से जुड़ा। और दूसरी बात सुन लीजिए, इलेक्शन कमीशन का जो ये रवैया है और उसकी चुप्पी है, वो हमें मजबूर करती है कि हम उसके ऊपर प्रश्न उठाएं। आज इलेक्शन कमीशन आ करके दूध का दूध पानी का पानी कर दे, पूरा देश भी राहुल गांधी से पूछेगा कि आपने झूठ बोला या सच बोला, और इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी स्टेब्लिश होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोलता है। इलेक्शन कमीशन का जवाब आता है कि बीएलए क्या कर रहे थे, बीएलओ क्या कर रहे थे। अरे भाई, बीएलए क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे हैं वो बताइए, जो बीत गया वो बात छोड़िए, आप बताइए कि ये 264 पे 500 लोग रजिस्टर्ड है कि नहीं है, बात खत्म। ठीक है रवि जी, देखिए समय कम है और एक सवाल ये भी कि ये भी भारतीय जनता पार्टी अब इस प्रेजेंटेशन की बात कह रही है कि बिहार में कल चुनाव है, वो ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उठा रही है, और राहुल बोलते हैं कि एटम बम फटने वाला है, उनका एटम बम कभी फटता नहीं है। मैडम, एटम बम फट रहा है और जब पूर्ण रूप से एटम बम फटेगा तो सुनामी आ जाएगी। अभी ये फेहरिस्त है और इस एटम बम की फेहरिस्त की पहली फाइल खुली है। और जब इन्होंने 10,000 रुपया 20 साल बाद याद आया और एक तरह से वोटरों को बोला सीड मनी के तौर पे रिश्वत देने का काम किया, और कल चुनाव है, आज भी लोगों के खाते में जा रहे हैं और कल भी जाएंगे। जब इनको ये 20 साल के बाद याद आया कि हम पैसा अभी दें बैकडोर से उनका वोट खरीदने के लिए, तो अगर आज राहुल गांधी जी ने राजनीति में जो इनको लगा कि हम करें, तो क्या बुरा कर दिया। राजनीति में तो जब जाए आप, जब जागो तभी सवेरा। उन्होंने आज डेटा पूरा हो गया, आज उन्होंने कर दिया, इनको बुरा लग रहा है कि आप क्यों कर रहे हैं। जवाब तो ये देंगे नहीं, केवल गप्पेबाजी से, डपोलेबाजी से, कट्टा पे जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, कट्टा से चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में विकास की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, विकास जी से 20 सेकंड के समय में फाइनल कमेंट लेना चाहूंगे इस पर। विकास जी क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लगातार ऑपरेशन सरकार चोरी और बिहार में चुनाव, और ऐसे में क्या लग रहा है कि लगातार ध्यान भटकाने की कोशिश है, या फिर जो प्रेजेंटेशन है, जो डेटा सामने पेश करी है, आप कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन से कि हाँ हम समर्थन कर रहे हैं, इस पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए? नहीं, देखिए पूरे देश में एसआईआर हो रहा है, हाँ, और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी अन्य राजनीतिक दल हो, एसआईआर का है दोनों बाहें खोल करके स्वागत करना चाहिए। और मुझे लगता है कि उनकी सारी उम्मीदों को पूरा करने के लिए एसआईआर हो रहा है, उनकी सारी उम्मीदें इस एसआईआर से पूरी हो जाएंगी। दूसरी चीज, एक 30 सेकंड में मैं खत्म कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी फुटेज लेने वाले नेता है, जब भी देश से बाहर जाते हैं तो देश विरोधी लोगों के साथ एक मीटिंग करते हैं, एक प्रोपेगेंडा सेट करते हैं, और देश में आने के बाद वो एक विदेश छोड़ने की कोशिश करते हैं, देश को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। इस देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश मात्र है राहुल गांधी के इस तरीके के आरोप। जी ठीक है, ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जुड़े हुए थे, और साथ ही कांग्रेस पार्टी से स्टूडियो से हमारे साथ रवि प्रताप सिंह जी आज इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो साफ तौर पर आज देखा गया किस तरीके से हरियाणा फाइल्स, जिसको हाइड्रोजन बम कहा गया राहुल गांधी की तरफ से, और ये प्रेजेंटेशन पेश की जिसमें तमाम तरह के जो बड़े आरोप है वो आज राहुल गांधी लगाते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से हरियाणा में जो चुनाव हुआ था, कैसे उसमें धांधली की गई, कैसे उसमें वोट चोरी हुई, तमाम जो बड़े मुद्दे हैं वो आज राहुल गांधी ने उठाए, और उस पर देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आरोपों का खंडन है वो भी किया गया। और आज इसी पर चर्चा हुई। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।